नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिएशन। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, ऑर्बिट नंबर अगर 5 में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करके आना चाहता है, डिक्साइट होके आना चाहता है ऑर्बिट नंबर 1 में, तो कितने डिफरेंट टाइप के लेमडा क्रिएट करेगा। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। अगर तुम 5th फ्लोर पे खड़े हो, तो अगर 1st फ्लोर पे आना है तो तुम कितने तरीके से आ सकते हो? 1 बाय 1 करके आ सकते हैं, हम डायरेक्ट आ सकते हैं, यहां से यहां आए, यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आए और यहां से यहां आए। लेकिन जब यहां से यहां आए तो ये मैच कर जाएगा, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मैच करेगा, तो एक ही हम काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट एक ही करेंगे, क्योंकि इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ मैच करेगा, तो 2 में से एक ही काउंट होगा। यानी जब हमें, अब मान लो यहां से हमने यहां जंप किया और यहां से यहां जंप किया, तो ये इससे मैच कर जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। समझ में आ गया ना। तो हमें डिफरेंट 10 टाइप मिला था, तो 10 टाइप में हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आया, यहां आया और यहां आया, जब जब आया अलग अलग वेवलेंथ इमिट किया, क्योंकि जब जब एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा तब तब उसका लेमडा भी अलग होगा। यहां एनर्जी डिफरेंस अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, इसलिए ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 और लेमडा 4 अलग अलग 4 लेमडा क्रिएट किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि डायरेक्ट वो यहां आ जाए, तो ये लेमडा 5th क्रिएट करेगा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां से यहां जंप हो जाए, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये लेमडा 6 हो जाएगा, और यहां से यहां आ जाए, किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, लेमडा 7 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि यहां से यहां आए, ये तो मैच कर गया तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहां से यहां आना वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब लेमडा 8 हो गया। यहां से यहां आना मैच कर जाएगा, यहां से यहां आ जाए और यहां से डायरेक्ट यहां आ जाए, तो ये तो मैच कर गया, ये मैच नहीं करेगा, लेमडा 9 हो गया। और कौन सा एक बात बचा हुआ है? यहां से यहां आ जाए, लेमडा 10, और यहां से यहां आ जाए तो मैच कर जाएगा, तो 10 डिफरेंट टाइप का लेमडा क्रिएट होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से मैच नहीं करेगा, 10 वाला जो मैं नाम लिखा हूं। बाकी ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा एन, यानी चेंज कहां से कहां तक हुआ है, इनटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी चेंज लाना है, चेंज में एक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहां डेल्टा एन कितना आएगा, 5th से 1 में गया है, कितना आ गया 4। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 5 बाई 2, ये कितना आ गया 10। ये फॉर्मूला इसका 10 डिफरेंट टाइप का लेमडा क्रिएट करेगा।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ, ये लिख लिए, एक्साइटेशन विल ऑलवेज अकर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। जब जब एक्साइटेशन का नाम लेगा ग्राउंड स्टेट से ही सोचेंगे। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलेगा तो दिमाग में आना चाहिए कि 1 से 2 में जा रहा है। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का नाम लेगा तो हम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3 बोलेंगे। थर्ड एक्साइटेशन का नाम लेगा क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 1 टू 4 नाम लेंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर बोलेगा तो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 4 बोलेंगे। अगर nth एक्साइटेड स्टेट का नाम लिया तो क्या बोलेंगे, n इक्वल टू n प्लस, अगर 1 है तो 2, 2 है तो 3 है तो, और n है तो ये लैंग्वेज में देगा तो हमारे दिमाग में ये पैक हो जाना चाहिए कि ये हम किस एक्साइटेशन, मतलब कहां से कहां जंपिंग पॉसिबल है इसके अंदर, क्योंकि ये जंपिंग है तभी हम वेवलेंथ वगैरह काउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब हुआ यहां से यहां, सेकेंड का मतलब यहां से यहां, और थर्ड का मतलब हुआ यहां से यहां। तो ये क्लियर हो गया, जंपिंग ऑलवेज अकर फ्रॉम। अगर इसी इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनाइट में लेके चला जाए, यानी इन्फिनाइट कहने का मतलब उस हाइड्रोजन एटम से डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाए, तो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते थे ना। केमिकल बॉन्डिंग में क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में। रिमूव करने का मतलब कहीं ना कहीं वहां से निकाल के लेके जा रहे हो, यानी सिस्टम से बाहर जा रहे हो, यानी इन्फिनाइट में लेके जा रहे हो। तो अगर हम बोले आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं जंपिंग कहां से कहां होगा, और जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम क्या नाम बोलेंगे, या एनर्जी। तो बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है, इंफिनिटी में कितना होता है, हायर माइनस लोअर। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में इतना एनर्जी लगेगा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी का मतलब हो गया जंपिंग n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इंफिनिटी में। और अगर एनर्जी बोलेगा तो एनर्जी इज 13.6, क्योंकि यहाँ की एनर्जी है 13.6 और यहाँ की एनर्जी है 0, हायर माइनस लोअर, ये 13.6 आ जाएगा। तो ये सब वर्ड मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि नाम बोलेगा, तो नाम बोलते ही हमें ये आना चाहिए कि क्या बोल रहा हो। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक लैंग्वेज और लाइन और लिखना, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें। ये लाइन लिखना, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट लिखना। इसमें एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट इक्वल टू वर्ड में मत लिखना, न्यूमेरिक में लिखना, इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, यहां पर
13.6 है, यहां पर कितना होगा, कितना हो जाएगा 10.2 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक एक लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो पहला लाइन मीनिंग समझना इसका, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, स्टेट लिखो, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट बोल रहा है, और यहां सेकेंड एक्साइटेड, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर सेकेंड स्टेट बोले तो उसका मतलब ये हुआ कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। तो स्टेट और एक्साइटेड में डिफरेंस हो जाएगा। स्टेट बोलेगा तो जो बोलेगा वही ले लेंगे, सेकेंड स्टेट बोलेगा तो सेकेंड ही ले लेंगे, थर्ड स्टेट बोलेगा तो थर्ड ही ले लेंगे, फोर बोलेगा तो फोर ही ले लेंगे। लेकिन फोर एक्साइटेड बोलेगा तो फिफ्थ लेंगे, एक बढ़ा देंगे। तो एक्साइटेड एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड नाम लिया है, स्टेट के पहले एक्साइटेड लगाया है, तो जब जब एक्साइटेड नाम लेगा उसके में एक जोड़ देना है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हो। समझ में आ गया ना। एक बोलेगा एनर्जी स्टेट मतलब सेकेंड स्टेट बोलेगा, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ। सेकेंड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब जो भी बात करेगा ऑर्बिट नंबर 3 के बारे में बात करेगा, चाहे एनर्जी के बारे में बात करे या रेडियस के बारे में बात करे। वैसा नहीं कि एनर्जी से रिलेटेड बातें किया जा रहा है, किस ऑर्बिट के लिए बातें किया जा रहा है। अगर बोलेगा एक्साइटेशन, ऐसे बोलेगा एक्साइटेड, ऐसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो ऑर्बिट कौन सा लोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट कौन सा लेंगे। और ऐसे बोलेगा थर्ड स्टेट 3 लेना है, एक्साइटेड नाम लेते ही एक बढ़ा देना है। चाहे रेडियस का नाम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोले या एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो वही मैं एक उसका डेमो दे के लिखवाया हूं। क्या, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, यहां एक्साइटेड नहीं है, सेकेंड स्टेट है, यानी दूसरे के बारे में बात कर रहा है। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा है, इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ऑर्बिट नंबर 2 के, जब जब एक्साइटेशन का नाम लेके के बढ़ा देना है, चाहे वो रेडियस के बारे में हो चाहे कुछ भी हो। अब ये एनर्जी का डिफरेंस 10.2 होता है। वो एज एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए मैं लिखवाया हूं, वो कुछ भी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोल देगा। समझ में आया क्या। तो ये वर्ड ध्यान में रखना है। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पहले एलिमेंट्री करवाएंगे, फिर कंसेप्चुअल बेस्ड और फिर कैलकुलेशन बेस्ड। तो पहला न्यूमेरिकल लिखना, छोटे छोटे, पहले हम न्यूमेरिकल को 2-3 पार्ट में करेंगे, एक बोहर का करेंगे और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल लिखना, फाइंड दी बोहर थर्ड ऑर्बिट रेडियस, फाइंड दी बोहर थर्ड ऑर्बिट रेडियस, फाइंड दी बोहर थर्ड ऑर्बिट रेडियस फॉर lithium plus 2 ions, for lithium plus 2 ions, for lithium plus 2 ions। और ये वॉल्यूम पेज नंबर 17 पे WE30 यही क्वेश्चन है। तो बोहर के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। कितना आ गया आंसर, आंसर आना चाहिए अब से। सेवेंटीन तर है,
बोहर के थर्ड ऑर्बिट के लिथियम +2 का वैल्यू निकालना है रेडियस का। ऐसे फास्ट तो दूसरे वाला बैच दे दिया था आंसर, आंसर आ गया था ऑप्शन का। क्या होगा फॉर्मूला? रेडियस 3 का निकालना है तो 3 रिप्रेजेंट कर देंगे। 0.529 इंटू n²/z। यहां n जो है थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है और z जो है वो लिथियम +2 का हम लेंगे 3। तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3। 0.529 इंटू कितना आया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेडियस ऑफ second excited state for lithium +2 ions। second excited state for lithium +2 ions। second excited state for lithium +2 ions क्या आएगा? तो दोनों का सेम आएगा ना आंसर। तो सेकेंड एक्साइटेड नाम लिया जाए या थर्ड ऑर्बिट नाम लिया जाए, बात है। तो इसीलिए मैं दिया कि तुम इसको कर, समझ में आ गया ना? तो दोनों का लैंग्वेज अलग है, आंसर एक ही होगा। समझ में आ गया ना? थर्ड एक्साइटेड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 के लिए बोल रहा है, तो दोनों का लैंग्वेज अलग है, बात एक ही होगा। नेक्स्ट लिखना, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ find the radius ratio of second orbit of hydrogen and third orbit of lithium +2 ions गलत है। अरे अब से आंसर आ जाना चाहिए। 4/3 आएगा, 4:3 आएगा। आया कि नहीं आया? सुस्त बैठे हो क्या तुम लोग? हम निकालेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए 0.529 इंटू n² अपॉन z1। अब इसको कैलकुलेशन मत करने लग जाना। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट लिथियम +2 और के लिए 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3। दोनों का रेशियो लेना है, कैलकुलेट मत करना, रेशियो में कैंसिल हो जाता है। अब इसमें क्या सोचना है? 4/3 होगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फॉर लिथियम +2 ions radius ratio of two orbit is radius ratio of two orbit is 1:9. 1:9. Then its nomenclature as
ऑप्शन लिखना, पहला ऑप्शन लिख लेना के एंड एल, एल एंड एम, के एंड एम और के एंड एन। क्या होगा आंसर? थर्ड ऑप्शन होगा ना। अब इसमें ध्यान देना, इसमें रेशियो निकालना था और हमें एन जेड, एन और जेड सब कुछ मालूम था। अब इस क्वेश्चन में ये मालूम है और इसमें हमें N1 N2 निकालना है। अच्छा, एटम एक ही है, लिथियम +2 है, उसका मतलब अगर हमें रेडियस ऑफ N1 ऑर्बिट, हमें N1 नहीं मालूम है तो लिख देंगे फॉर्मूला N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 यानी 3। हमें N2 भी नहीं मालूम है कि कहां से किस ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है, लेकिन रेशियो जरूर मालूम है। तो यहां N2 का स्क्वायर अपॉन 3 लिथियम के लिए बात कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो दिया है 1:9। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये सब दिया था और ये हम निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में ये दिया है, हम ये निकाल रहे हैं। तो हमारे को 1/9 इक्वल टू बच गया N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। हम इसको N1 बाई N2 इक्वल टू √1/9 लिख सकते हैं, यानी 1/3 आ गया। इसका मतलब N1 बाई N2 इक्वल टू 1/3 आ गया। N को इससे कंपेयर करवा दो और 2 को इससे कंपेयर करवा दो, यानी N1 इक्वल टू ये हो गया के एल एम, ये हो गया M। ये ऑर्बिट नंबर 1 हो गया और ये ऑर्बिट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the radius ratio of second excited state of hydrogen. Calculate the radius ratio of second excited state of hydrogen and first excited state of lithium +2. First excited state of lithium +2. कितना आएगा? कितना आएगा? 27/, सबका आ रहा है ना, बनाना नहीं है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। रेशियो में तो ये बातें कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, अब इस किसके लिए बोला है? 4/3, 2 का स्क्वायर होगा ना यहाँ। तो ये अब रेशियो हो जाएगा, तो अब शॉर्टकट में बना दो उसको, ठीक है, जब जब रेशियो निकालना होगा। नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी
ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये सब एलिमेंट्री प्रॉब्लम करवा रहा हूं रेशियो वाला, फिर हम कंसेप्चुअल बेस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, नाइन अपॉन 4 आएगा ना। हीलियम प्लस के लिए एनर्जी निकालना है। हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ कि हमें n इक्वल टू का वैल्यू 2 पुट करना है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का रेशियो निकालना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इक्वल टू 3 लेना है। अब हम एनर्जी का तो E2 निकालेंगे और E3 निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दोनों सेम एटम है तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, सेम एटम है, 9/4। ठीक है, नेक्स्ट लिखना calculate the energy ratio for first orbit of helium plus and first orbit of hydrogen atom, हाँ 4:1। जेड स्क्वायर होता है ना, हीलियम प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आगे आए ऐसा तो हमने एनर्जी किसका याद करवाया है? हाइड्रोजन के लिए। लिख लेना इसको, हमने हाइड्रोजन का याद करवा के दिया है -13.6 -3.4 -4 होता है ना, इन्फिनिटी 6 का नहीं याद रखना है। ये हाइड्रोजन के लिए हमने याद करवा के दिया था। अगर हमें हीलियम प्लस के लिए निकालना है
तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट और इसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो कितना है? 4 टाइम्स है। यानी इसका रेडियस, इसका एनर्जी इतना है तो इसका एनर्जी 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब हम यहां पर अगर यही एनर्जी ऑर्बिट हमारा यही रहेगा, अगर मैं हीलियम प्लस के लिए बोलूं, हीलियम प्लस के लिए बोलूं तो हीलियम प्लस के लिए पहले ऑर्बिट का रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा ना, यानी जेड स्क्वायर होगा। यानी हाइड्रोजन एटम का अगर हमें याद है रेशियो में, अगर यहां पर मैं एक नॉर्मल किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए लूं तो यहां जेड स्क्वायर होगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर। यानी जो ये वैल्यू है उस वैल्यू का ये जेड स्क्वायर के मल्टीपल में आएगा। अगर मैं बोलूं कि लिथियम प्लस का क्या होगा? 2 का ऑर्बिट नंबर 1 का, तो -13.6 इंटू 9 हो जाएगा। हीलियम के लिए क्या होगा? -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसके एनर्जी से इसको हम कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके एनर्जी से इसको हम कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स आएगा और लिथियम प्लस 2 बोलेगा, हीलियम बोलेगा, तो ये याद रहेगा तो हम आसानी से तुरंत इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम फिर अलग से कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन के लिए याद है और दूसरे किसी एटम के लिए निकालना है, तो मैं एक नॉर्मली किसी भी एटम के लिए बात कर रहा हूं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कर देना। इसमें जो वैल्यू है उसमें क्या कर देंगे? इसमें जेड स्क्वायर, यानी जो वैल्यू होगा इसका उसमें इसके जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, उस एटम के लिए आ जाएगा। हीलियम के लिए बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड में कर देंगे तो सेकंड का आ जाएगा। लिथियम प्लस 2 के लिए बोलेगा तो 9 से कर देंगे, इस वैल्यू में 9 से कर देंगे तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा, इस वैल्यू में 9 से कर देंगे तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा। तो इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा, और बाकी के लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो इसको लिख लेना। ये अभी जब बाद में धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगा ना तो ये सब चीजें आएंगे। नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ calculate the ratio of longest wavelength of Lyman and Balmer series, longest wavelength of Lyman and Balmer series, longest wavelength of Lyman and Balmer series। लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दोनों का रेशियो बताना है। यानी लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का दोनों का रेशियो बताना है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन होता है? पहला वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ निकालना है और निकाल के दोनों को रेशियो लेना है। यानी मैं ये बोल दूं कि आपको रेशियो निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज यानी वेवलेंथ और वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज।
अगर इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, अब इसको ऐसे नहीं बोल के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है। फर्स्ट लाइन इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये है। अगेन सर, हैं? इधर जिसको जिसको डाउट है बोल दो मेरे को। अगेन सर, डाउट है इधर किसी को? कौन सा है? नहीं किए क्या? और इधर किसी को डाउट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा बहुत। जो डाउट है बोल दो मेरे को, मैं उसके अकॉर्डिंग। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसको बोलेंगे? फर्स्ट लाइन को। लाइमन से बामन से सबको क्लियर है ना? 5:, हाँ। क्वेश्चन में बोला है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, बोले तो जंपिंग कहां से कहां? 2 से 1। इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब लॉन्गेस्ट हुआ। लॉन्गेस्ट बोल लो या फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल लो, बोल के कहां होगे? n=2 से लेके n=1 पे जंपिंग होगा। सेम बातें वही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज है, तो जंपिंग कहां से कहां होगा? 3 से, इसका मतलब n=3 to n=, लाइमन बामर क्लियर है सबको? एक दो जो अटेंड नहीं किया उसको मैं देखता हूं, बाकी क्लियर है ना सबको? ये नहीं कि इसमें फंस गए तो फिर आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? लाइमन बामर पैशन, तो जंपिंग कहां से कहां हुआ? क्लियर हो गया। अब हमें इसका लेमडा निकाल के रेशियो निकालना है। इसका लेमडा कैसे निकालते हैं? बोहर रिजबर्ड से। तो 1/, लेमडा = RZ², हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है। 1/1 का स्क्वायर माइनस RZ² होता है ना, 2 का स्क्वायर। लेमडा कितना आ गया? 4/3। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया 4/3R। ये कैलकुलेट करना है। 1/λ = RZ का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, यही होता है ना? मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेमडा = कितना हो जाएगा? 36/, इसका वैल्यू आ गया 36/5R। दोनों का रेशियो ले लेना है, तो रेशियो लेंगे तो 4/3R। सॉरी, ये कैंसिल हो गया। 4/3 × 36 × 5। रेडियस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी कैलकुलेट करना, एनर्जी कैलकुलेट करना, रेशियो लेना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सबको क्लियर है ना?
जो क्लास अटेंड नहीं की हो, इवनिंग को आना पड़ेगा। कल बताता हूँ, नहीं तो एक बार ऑनलाइन पहले पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद बताता। और घर से क्या करना है, अब इसके ऊपर इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस भी आएगा। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करवाएंगे, तो घर से इसका प्रैक्टिस करके लाना है।